कौन था वो भारत का वीर जासूस जिसने पाकिस्तान में रहकर उनके षड्यंत्रों को बताकर बचाया था 20,000 भारतीयों की जान। कैसे एक मामूली सा सैनिक ने किया था भारत के सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी रॉ की स्थापना, और कैसे भारत का एक जासूस पाकिस्तान में रहकर वहां की जानकारी देने के लिए कर लिया था वहीं के मेजर की लड़की से शादी। जानने के लिए बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। नंबर 1, रामेश्वर नाथ काओ। काओ का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में हुआ था। उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में अपनी स्नातक की पढ़ाई की। 1939 में भारतीय पुलिस सेवा की परीक्षा पास करके इसमें शामिल हो गए। सर्विस में आने के 8 साल बाद सन 1947 में जब देश में इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थापना हुई तब काओ को वहां भेजा गया। काओ ने आईबी में बिना किसी सहायक के निर्देशक के पद पर आ गए। उस दौरान काओ को देश के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इसके बाद 1968 में भारत में भी देश के बाहर के खुफिया मामलों के लिए एक एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ बनाने का फैसला लिया गया। काओ को इसका पहला चीफ बनाया गया। भारतीय खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के पहले प्रमुख और भारत के मास्टर स्पाई नाम से मशहूर RN काओ या रामेश्वर नाथ काओ की ही देन है। 10 मई 1918 को जन्मे RN काओ की समझ और अच्छी योजना की वजह से भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ को पूरी दुनिया में एक प्रोफेशनल खुफिया एजेंसी के रूप में बदल दिया। उन्होंने न सिर्फ भारत के राष्ट्र निर्माण में अहम योगदान दिया बल्कि भारत की इस एजेंसी को भविष्य के लिए एक सुरक्षित दिशा और दशा भी प्रदान की। 1950 में ब्रिटिश महारानी के भारत में पहले दौरे के समय काओ को उनकी सुरक्षा का इंचार्ज बनाया गया। इस दौरान एक कार्यक्रम में काओ ने अपनी काबिलियत पर परिचय देते हुए महारानी की ओर फेंके गए एक बुके को पकड़ लिया था, जिसके बाद महारानी ने उनकी काबिलियत तारीफ की थी और गुड क्रिकेट बोला था। नंबर 2, कश्मीर सिंह। कश्मीर सिंह का जन्म 1941 को होशियारपुर पंजाब में हुआ था और वो एक पूर्व भारतीय जासूस है। परवेज मुशर्रफ राष्ट्रपति द्वारा सजा दिए जाने से पहले उन्होंने पाकिस्तानी जेल में 37 साल बिताए। अपने शुरुआती जीवन में वो लगभग 1962 से 1966 तक भारतीय सेना में थे। कुछ समय के लिए पंजाब पुलिस में काम करने के बाद उन्होंने सूचना के आधार पर रुपए की दर से जासूसी की। इसके बाद वो एक मुस्लिम नाम इब्राहिम की आड़ में पाकिस्तान में प्रवेश किए। इस नाम का उपयोग करते हुए उन्होंने होटलों में जाँच की और अपने कार्य के दौरान पहचान पत्र प्राप्त किया था। 2008 में कार्यवाहक ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर अंसर बर्नी ने लाहौर जेल का दौरा करते हुए उन्हें देखा। बर्नी ने कहा कि वर्षों तक जेल में रहने के बाद कश्मीर सिंह मानसिक रूप से असक्षम हो गए। उन्होंने तुरंत अपना मामला पाकिस्तान सरकार के सामने रखा, जिसने कश्मीर सिंह की रिहाई की मांग की। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने मानवीय आधार पर अपना केस लड़ा था क्योंकि उन्होंने 35 साल जेल में बिताए थे। ये देखकर पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने सदमा और अविश्वास व्यक्त किया और इस दया याचिका को स्वीकार कर लिया और कश्मीर सिंह को भारत में रिहा करने और वापस करने का आदेश दिया। 4 मार्च 2008 को उन्हें पाकिस्तान द्वारा रिहा कर दिया गया और जश्न के बीच वाघा सीमा के माध्यम से भारत में प्रवेश किया गया। नंबर 3, अजीत देवल। अजीत जी का जन्म साल 1945 में हुआ था। इनका जन्म उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल नामक जगह पर एक गढ़वाल परिवार में हुआ था। उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा अजमेर के मिलिट्री स्कूल से पूरी की और फिर इसके बाद इन्होंने आगरा यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में MA कर स्नोक्तर की उपाधि ली और फिर IPS की तैयारी में जुट गए। अपनी कड़ी मेहनत के दम पर अजीत जी 1968 में IPS के लिए सिलेक्ट हो गए। उन्हें अपने प्रथम नियुक्ति केरला कैडर में मिली और यहीं से इनके करियर की शुरुआत हुई। इस दौरान पंजाब और मिजोरम में हुए उग्रवाद विरोधी आंदोलन में ये सक्रिय रूप से शामिल थे। मिजोरम में अजीत जी मिजो नेशनल फ्रंट को कमजोर किया और वहां शांति की स्थापना की। अजीत जी 1 दशक से भी अधिक समय तक IB के संचालन विंग का लीड करने का अनुभव प्राप्त है। इसके अलावा अजीत जी को मल्टी एजेंसी सेंटर MAC और जॉइंट टास्क फोर्स ऑन इंटेलिजेंस के संस्थापक अध्यक्ष भी हैं। अजीत जी ने आतंक रोक कार्यों के लिए भारत के तीसरे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार MK नारायण के द्वारा ट्रेनिंग भी प्राप्त की हुई है। वो अपनी उम्दा सेवाओं के लिए पुलिस मेडल पाने वाले सबसे कम उम्र के अधिकारी थे। उन्हें उनकी सेवाओं के मात्र 6 साल बाद ये मेडल दिया गया था। साल 1988 में अजीत जी ने दूसरे सबसे बड़े सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कीर्ति चक्र भी प्राप्त किया था। नंबर 4, रविंद्र कौशिक। दोस्तों, हम बात ऐसे जासूस की कर रहे हैं जो हर हालात में देश के लिए खड़ा रहा। वो सालों तक पड़ोसी मुल्क की सेना में रहा और देश की मदद करता रहा। देश के सबसे बड़े जासूस का नाम रविंद्र कौशिक था। रविंद्र की उनकी कुशलता और सफलता के चलते टाइगर नाम दिया गया। हालांकि जीवन के कठिन हालातों में इस जासूस को देश का साथ नहीं मिल पाया, जिसका जिक्र कौशिक का परिवार कई बार करता रहा। रविंद्र कौशिक का जन्म 11 अप्रैल 1952 को राजस्थान के श्रीनगर में हुआ था। बड़े होते होते उन्होंने 65 और 71 के युद्ध को करीब से देखा था। SD बिहानी कॉलेज में पढ़ने के दौरान वो थिएटर कलाकार हुआ करते थे। साल 1972 में जब वो लखनऊ एक नाटक के मंच के लिए आए तो एक खुफिया एजेंसी के अधिकारी की नजरों में चढ़ गए। इस नाटक में उन्होंने एक जासूस की भूमिका निभाई थी जो दुश्मनों के चंगुल में फंसने के बाद भी देश का राज नहीं उगलता है। साल 1973 में BCom की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो दिल्ली चले गए और वहाँ खुफिया एजेंसी रॉ के साथ 2 साल की ट्रेनिंग पूरी की। यहाँ उन्होंने पंजाबी उर्दू सीखने के साथ इस्लाम से जुड़ी कई सारी जानकारियां जुटाई। इसके बाद वो 1975 में नबी अहमद शाकिर बनकर पड़ोसी मुल्क से दाखिल हुए। रविंद्र कौशिक ने लाहौर को अपना ठिकाना बनाया और बड़े कॉलेज में दाखिला लेकर एकेडमिक डिग्री हासिल की। पहचान छुपाने में माहिर रविंद्र कौशिक ने थोड़े दिनों में ही पाकिस्तानी सेना ज्वाइन कर ली। इसके बाद वो मेहनत के दम पर सेना में मेजर रैंक तक पहुंचे। साथ ही किसी को शक न हो इसलिए बटालियन के ही एक अधिकारी की बेटी से शादी भी की। 1971 की हार के बाद पाकिस्तान लगातार साजिश रच रहा था, लेकिन रविंद्र कौशिक
उसे असफल करते जा रहे थे, रविंद्र कौशिक ने 1979 से 1983 तक अहम जानकारियां साझा कर भारत को दुश्मन देश से बचाए रखा। इसी के चलते देश के तत्कालीन गृह मंत्री ने रविंद्र कौशिक को टाइगर नाम दिया था। वहीं आईबी के वरिष्ठ अधिकारी रहे M.K. ढार ने रविंद्र कौशिक पर लिखी गई किताब मिशन टू पाकिस्तान एन इंटेलिजेंस एजेंट इन पाकिस्तान में लिखा था कि वो हमारे देश के अमूल्य धरोहर थे। उन्होंने पाकिस्तान में रहते हुए अहम जानकारी देकर करीब 20,000 सैनिकों की जान बचाई थी। नंबर 5, मोहनलाल भास्कर। मोहनलाल भास्कर भारत के ऐसे जासूस हैं जो पाकिस्तान में रहकर उसके परमाणु कार्यक्रम की जानकारी इकट्ठा कर रहे थे। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ से जुड़े थे मोहनलाल। एक दूसरे से डबल एजेंट की गद्दारी के चलते पकड़ लिए गए और फिर उन्हें साल 1968 में लाहौर की कोट लखपत जेल में भेज दिया गया था। मोहनलाल भास्कर इस जेल में साल 1971 तक रहे थे। मोहनलाल भास्कर साल 1967 से पाकिस्तान में भारत के लिए जासूसी को अंजाम दे रहे थे, लेकिन साल 1968 में पाकिस्तान में भास्कर को तब गिरफ्तार किया था जब वो एक काउंटर इंटेलिजेंस ऑपरेशन से जुड़े थे। भास्कर के साथ एक डबल एजेंट ने गद्दारी की थी जो भारत व पाकिस्तान दोनों के लिए जासूसी कर रहा था। उस डबल एजेंट का नाम अमरिक सिंह था। दरअसल पाकिस्तान में बिताए अपने पूरे सफर को भास्कर ने एक किताब की शक्ल में उतारा था जिसका नाम एन इंडियन स्पाई इन पाकिस्तान था। मोहनलाल भास्कर की यह किताब साल 1983 में प्रकाशित हुई थी जिसमें उन्होंने अपने जासूसी जीवन से जुड़ी घटना को विस्तार से लिखा था। भास्कर ने इस किताब में बताया था कि वो पाकिस्तान में मोहम्मद असलम के नाम से रह रहे थे। भास्कर ने खुद को पाकिस्तान के लोगों के बीच ढालने के लिए रहन सहन बिल्कुल वैसा ही कर लिया था, लेकिन भास्कर को पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम की जानकारी इकट्ठा करनी थी। हालांकि जब भास्कर पर जासूसी के आरोप लगाकर उन्हें जेल भेज दिया गया तो उन्हें बहुत बुरी तरह से प्रताड़ित भी किया गया था। जेल में कैदियों को दी जाने वाली यातनाओं के बारे में भी भास्कर ने कई बातें साझा की। उन्होंने दावा किया था कि उनकी कोट लखपत जेल में उनकी मुलाकात पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो से भी हुई थी। हालांकि 1972 में भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौते के चलते पाकिस्तान के तत्कालीन पीएम ने पाक की जेल में बंद भारतीय कैदियों को रिहा करने पर रजामंदी जताई थी। इसमें मोहनलाल भास्कर भी शामिल थे। फिर वो 9 दिसंबर 1974 को भारत लौट आए थे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। साथ ही हमें कमेंट करके बताएं कि आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा मजेदार लगा। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और ढेर सारी रोचक जानकारियों के साथ।